गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप ठीक ही होंगे। पिछला वीडियो में हम कुछ बोले थे, पूर्णांक आज बताएंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले जो मेरे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के पहले आप पिछला वीडियो देखिए। मैं आपका कीमती समय न लेते हुए मैं डायरेक्ट आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं अपने माता पिता और आपके माता पिता को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो में पूर्णांक के बारे में कुछ आपको बताए थे, लेकिन मैं आज पूर्णांक के बारे में डिटेल बताने वाला हूं। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको पूर्णांक के पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप प्रकृति संख्या के बारे में जान गए, मेरे समझ गए होंगे पिछले वीडियो देख करके। पूर्ण संख्या के बारे में जान गए। अब थोड़ा ऋणात्मक संख्या के बारे में जानिए, उसके बाद हम पूर्णांक के बारे में बताएंगे। इसका ऋणात्मक संख्या आखिर नाम कैसे रखा गया? दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जीरो कोई छोटी संख्या नहीं है। जब जीरो कोई छोटी संख्या नहीं है तो उसका एक नाम भी होना चाहिए। तो कहानी के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं। आपका भाई या बहन या तो आप या तो हम दुकान गए 20 रुपया लेकर के, लेकिन कोई सामान का दाम था 25 रुपया। तो दुकानदार ने आपको सामान न देने लगा, बोला आपको 25 रुपया देना ही होगा। लेकिन आप दुकानदार को बोले कि आप इसको 5 रुपया आपको कुछ समय के बाद दे देंगे। तब दुकानदार ने बोला कि 5 रुपया तब उधार रहा। ये मौखिक रूप से उधार, मतलब उधार का मतलब हुआ ऋण, कर्ज, जिसे आप लोग गांव में समझते होंगे। तो इसका तो नाम कुछ होना चाहिए ना। तब हमारे देश के वैज्ञानिक ने उधार का नाम, कर्ज का नाम माइनस, मतलब चिन्ह एक रूप से माइनस का चिन्ह दिया। तो कहने का मतलब आपके पास 1 रुपया नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है तो 0 रुपया है। अगर आप किसी का कर्जा ले लिए, जो भी ले, तो कर्जा जब लीजिएगा तो किसी कर्ज लेना उसको देना पड़ेगा। तो उसका उससे छोटी संख्या, मतलब 0 से छोटी संख्या, ये कर्ज हो गया, मतलब माइनस हो गया। तो इस प्रकार से आप दोस्त समझ गए होंगे। दोस्तों, ऋणात्मक संख्या का नाम हर स्थान पे अलग अलग नाम होता है। जिस तरह हमारे देश के वैज्ञानिक ने इसको ऋणात्मक संख्या बोला, दुकानदार ने उधार बोला। अगर आप ऊपर जाइएगा तो इसको धनात्मक बोलेगा, अगर नीचे जाइएगा तो ऋणात्मक कहेगा। तो इस प्रकार से आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे। अब हम पूर्णांक संख्या का निर्माण कैसे करते हैं। यदि हम ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ देंगे तो एक नया संख्या का निर्माण होता है, पूर्णांक संख्या। मैं इसे एग्जांपल तौर पे समझाना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, पूर्णांक का निर्माण हम कैसे किए। आप देखे होंगे कि 0 से बाईं तरफ अगर हम जा रहे हैं तो इसका नाम ऋणात्मक संख्या रखा, और 0 से लेकर के इधर ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, ये वाला ऋणात्मक संख्या है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ऋणात्मक संख्या निर्माण कैसे हुआ और पूर्ण संख्या का निर्माण कैसे हुआ था। ये तो आप जान गए। लेकिन जब वैज्ञानिक ने इस दोनों का आपस में जब जोड़ा, इसका नया नाम वैज्ञानिक ने रखा पूर्णांक। तो आज मेरे ख्याल से समझे होंगे कि पूर्णांक का निर्माण भी हो गया। अब पूर्णांक के कुछ ऐसा गुण है जो कि आपको हम बताना चाहते हैं। थोड़ा से ध्यान दीजिए। इसको तो हम ऋणात्मक संख्या हमेशा कहेंगे, और 1
एक से दाईं तरफ इसको धनात्मक संख्या कहेंगे। दोस्तों अब जीरो तब क्या है? अगर एक से लेकर के इधर अनंत तक धनात्मक संख्या है, अब -1 से लेकर इधर अनंत तक ऋणात्मक संख्या है, तो जीरो क्या है? जीरो एक पूर्णांक संख्या है, न कि ऋणात्मक संख्या और न ही धनात्मक संख्या। मेरे ख्याल से दोस्तों समझ गए होंगे। अब इसके पूर्णांक संख्या के कुछ गुण बताएंगे। दोस्तों आप पूर्णांक के कुछ गुण के बारे में समझिए। आप बोर्ड में देखिए हम लिखे हैं -1 से बाईं तरफ जाने के बाद ऋणात्मक संख्या है और एक सीधर प्राकृतिक धनात्मक संख्या है। मतलब गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है, वो कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है, आप जान लीजिए। दोस्तों पूर्ण संख्या एक धनात्मक संख्या हमेशा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जीरो ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही वो ऋणात्मक संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक संख्या नहीं हो सकती है। जीरो एक पूर्णांक संख्या है। जीरो क्या है? पूर्णांक संख्या है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इनफिनाइट है। कहने का मतलब हुआ छोटा हम अनंत तक जा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, और सबसे बड़ी पूर्णांक हम अनंत तक जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्त आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कहने मतलब इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्णांक अनंत है, और हम छोटा से इधर जो हम बढ़ रहे हैं बाईं तरफ छोटा ही होते जाएगा, मतलब इसका भी कोई अंत नहीं है। इस प्रकार से सभी छोटी पूर्णांक भी अनंत हो गए। तो आप समझ गए। हम कुछ और गुण इसमें है जो बताएंगे आपको। दोस्तों आप देखिए इधर दो धनात्मक पूर्णांक का योग हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा, और दो ऋणात्मक पूर्णांक का योग हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो दोस्तों कुछ बिंदु हम यहाँ लिखे हैं, कुछ बिंदु हम अपने जो बोलते क्रम में बोलेंगे और उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ना कि सिर्फ लिखा हुआ पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल तो इसका समझाते हैं। 6 एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक संख्या है। अगर हम दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या, अगर दोनों का हम अगर जोड़ते हैं तो 13 प्राप्त होता है। तो कहने मतलब 13 भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो एक पूर्णांक संख्या 8 है और दूसरा हम 9 लेते हैं। ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 17 प्राप्त हुआ। तो कहने मतलब 17 भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, न कि ऋणात्मक संख्या है। ये धनात्मक पूर्णांक मतलब कहने का मतलब हुआ कि हमेशा ही दो धनात्मक पूर्णांक को जब जोड़ेंगे तो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा। उसी तरह जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को हम जोड़ेंगे, कहने का मतलब हुआ 7 - 8। अगर ये दो ऋणात्मक संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। थोड़ा से ध्यान दीजिए। दोस्तों आप देखिए, यह पूर्णांक संख्या के बारे में हम फिर बताने वाले हैं कुछ। अब देखिए कि प्रत्येक धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होगी हमेशा। आप जोड़ के देखिएगा कि 0 से हमेशा प्रत्येक धनात्मक संख्या बड़ी होगी और ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 से छोटी होगी।
ऋणात्मक संख्या कभी भी धनात्मक के बराबर नहीं होगा और धनात्मक संख्या ऋणात्मक से हमेशा ही बड़ी होती है। तो मेरे ख्याल से ये भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आप 0 से दाएं तरफ जाइएगा तो बढ़ते जाएगा और 0 से बाएं तरफ की ओर जाइएगा तो घटते जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ 0 से दाएं तरफ संख्या जितना भी है वो बड़ा होता है और बाएं तरफ 0 से जितना है वो सब छोटा होता है। तो आप मेरे ख्याल से जान गए होंगे। निम्नलिखित रूप से मुख्य बिंदु था दोस्तों। अब हम कुछ दूसरा आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप देखिए, आप विशुद्ध मन, परम मन, निरपेक्ष मन के बारे में आप थोड़ा समझिए। ये थोड़ा छोटा टॉपिक है। इस सभी का जो नाम लिए, ये सभी एक ही है, इसका नाम भले अलग अलग है। कोई दो संख्या लीजिए, ए और बी। एक ऋणात्मक संख्या लिए और एक धनात्मक संख्या। इसका मतलब होता है, अगर कह दे प्रश्न में कि 7 - 7 का विशुद्ध मन क्या होगा, धनात्मक संख्या रहे या ऋणात्मक संख्या रहे, हमेशा ये दोनों का मन अगर विशुद्ध मन पूछे, निरपेक्ष मन पूछे तो हमेशा धनात्मक ही होता है। तो इसको किस तरह बनाते हैं आप देखिए। जैसे कि -7 है, अगर इसको इस तरह आप कर दिए, इसका मान हो गया 7। अगर ये 7 है, प्लस में है, तो इसको हम लिखेंगे सिर्फ 7। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अब योग प्रतिलोम के बारे में कुछ समझिए। इसका अर्थ होता है कि कोई भी संख्या एक लीजिए, चाहे ऋणात्मक लीजिए या धनात्मक लीजिए, वो हमेशा उसका मान अगर जोड़ेंगे आपस में तो 0 ही होगा। तो देखिए एग्जांपल तौर पे, ए और बी, अगर आपके अगर सवाल में अगर 7 दिया रहे तो अपने मन से बी का मान -7 रखिएगा, क्योंकि अगर आप दोनों को जोड़िएगा तभी आपका मान 0 आ सकता है। इसका नियम ही है कि ये दोनों का योग का हमेशा मान 0 ही आना चाहिए। अब ये दोनों संख्या को जोड़िए, 7 + -7, तो आप मेरे ख्याल से जान गए होंगे। कभी भी आपको पूछे कि -7 का क्या होगा योग प्रतिलोम, तो उसमें 7 आप जोड़ दीजिएगा। अगर प्लस में रहे तो आप माइनस ले लीजिएगा, माइनस अगर दिया रहे प्लस ले लीजिएगा। मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे दोस्तों, आप लोग इस दो चिन्ह के बारे में समझिए। अक्सर लड़के लोग ये दो चिन्ह में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। लेकिन आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए दोस्तों, आप ध्यान में देखिए, जिसका मुंह बड़ा हो, जिस चिन्ह का मुंह बड़ा हो वो हमेशा बड़ा होता है, और जिसका मुंह छोटा हो वो हमेशा छोटा होता है। जैसे कि एग्जांपल तौर पे दोस्तों लेते हैं 8 और 7। अगर इन दोनों को एग्जांपल तौर पे 8 और 7 लिए, यदि इन दोनों को बोले कि चिन्ह में सजाने के लिए, हम पहले आपको बताया अभी
कि जिसका मुंह बड़ा हो वो बड़ा और जिसका मुंह छोटा वो छोटा। देखिए इसमें इसका मुंह बड़ा है जी, बड़ा हो गया, इसका मुंह छोटा है तो छोटा हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ई वाला जो चिन्ह है ये बराबर का चिन्ह है। अगर जब बराबर का मतलब रहे, दोनों बराबर रहे, बराबर हो गया, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, कभी कंफ्यूज आपको नहीं होगा। आप छोटा छोटा से ही आप बड़ा बड़ा मंजिल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आप कहीं घबराइए नहीं कि मेरा दोस्त अभी छोटा बतला रहे हैं, ये तो हम जानते ही हैं, भले इसमें बहुत जानते होंगे लेकिन बहुत ऐसा है जो कि नहीं जानते हैं। तो हम धीरे धीरे आपको हाई लेवल पे जरूर ले जाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखना होगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। मैं आज का क्लास 8 तक रहने देता हूं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है दोस्त। आपसे खाली विनती है कि आप मेरे वीडियो हमेशा रेगुलर देखते रहिए और अपने घर में मेहनत कीजिए। बार बार वीडियो को देखिए या तो फेयर कॉपी में आप उसको लिखिए और बार बार उसको ध्यान में रिपीट करते रहिएगा, तभी आपको आगे पढ़ने में मजा आएगा। कोई भी दोस्त इंसान है, कोई भगवान नहीं है, जो कि एक बार पढ़ लिए वो सब दिन आपके दिमाग में रह जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा देखिए, उसको रिपीट कीजिए ना, सब दिन के लिए बने रहिएगा। नहीं तो पढ़ाई जैसे आप छोड़िएगा 10 दिन लगेगा हम कुछ भी नहीं जानते हैं दोस्त। तो मैं पहले बोल चुका हूं कि जो मैं गुजारा हूं वो गुजारने ने नहीं देंगे। तो कहने का मतलब हुआ है अभी छोटा बतला रहे हैं, आप इसमें घबराइए नहीं। आपको जब आपको हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो 1 मिनट का वीडियो आप 10 सेकंड में बनाइएगा, 5 सेकंड बनाइएगा। कंपटीशन के दौर में जब आप जाइएगा तो वहां आपका कितना मिनट में बनाते हैं वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहां दिखाई नहीं देता है कैसे बनाए हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप कम समय में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, कम समय में कितना क्वेश्चन बना पाते हैं, उसका मायने है। तो मैं आपको इस तरह बातें बीच बीच में बोलते रहेंगे पढ़ाते समय। यदि दोस्त आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। तो दोस्त आज मैं यहीं तक, जय हिंद जय भारत।